अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया तो मजाक मजाक में, लेकिन इसका रिस्पांस बहुत सीरियस हुआ। केवल 5 दिनों के अंदर ही इसके 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऑनलाइन फॉलोअर्स हो गए। अभिजीत दीपके रातों रात नोबडी से समबडी हो गए। इन्हें ऐसा लगने लगा कि अचानक से देश के लाखों युवा इनकी ओर देखने लगे हैं। वो युवा जो रिकॉर्ड बेरोजगारी और पेपर लीक से फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हैं। दीपके के अंदर अब ये इच्छा होने लगी कि इस फ्रस्ट्रेशन को एक जनजी आंदोलन में बदला जाए। वो एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन तो थे, लेकिन सोशल लीडरशिप में एक्सपीरियंस नहीं। बावजूद उसके आगे के 2.5 महीनों में उन्होंने वो कर दिया जो राकेश टिकैत को करने में 1 साल का कड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। देश की पावरफुल और एरोगेंट सरकार को झुकने पर मजबूर। आखिर कैसे अभिजीत दीपके ने एक स्ट्रांग आंदोलन खड़ा किया, एक ऑथोरिटेरियन सरकार, एक स्ट्रांग प्रोपेगेंडा मशीन और डिवाइडेड यूथ के बीच। इन्हीं सब के बारे में आज बात करेंगे। आयरॉनिकली इन सब की शुरुआत फ्लॉप शो से हुआ। 6 जून को अभिजीत दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। लक्ष्य था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ताकि एक जवाबदेही तय हो सके। हालांकि एक्चुअल प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे। प्लान ये था कि अगर इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आएँ तो डेफिनेटली धर्मेंद्र प्रधान पर एक प्रेशर बनेगा। लेकिन इसमें आए केवल 1000 के आसपास ही प्रोटेस्टर्स। ऐसा लगा कि देश का युवा फ्रस्ट्रेटेड तो है, लेकिन वो अपना ध्यान केवल अपने करियर की तरफ ही देना चाहता है और उसे कोई मतलब नहीं है धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे या ना करे। अभिजीत दीपके के सामने अब फर्स्ट चैलेंज था ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस प्रोटेस्ट से, इस मुद्दे से जोड़े। 20 जून को इन लोगों ने सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया। प्लान था धरना स्थल पर परमानेंटली बैठना, दिल्ली पुलिस की परमिशन के बगैर और दिल्ली की भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच। नाव धरना स्थल पर परमानेंटली बैठने से सपोर्टर्स की संख्या बढ़ने का एक्सपेक्टेशन होता है। सपोर्टर्स की संख्या तो थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन साथ साथ पुलिस का कंट्रोल भी। धरना स्थल के आसपास स्ट्रांग बैरिकेडिंग कर दिया गया और सर्वेलेंस को टाइट कर दिया गया। आसपास प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए ताकि सपोर्टर्स की भीड़ वहाँ जमा ना हो। इन शॉर्ट, धरना स्थल को काइंड ऑफ ओपन जेल में बदल दिया गया। पुलिस अपनी जवाबदेही केवल मानती है ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स के प्रति और किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहती, और इसके लिए वो लाठी डंडे चलाने में भी कोई परहेज नहीं करती। सिचुएशन काइंड ऑफ स्टेलमेट का बनता जा रहा था, जिसमें पलड़ा हल्का था कॉकरोचेस का। तभी इस कहानी में एंट्री होती है सोनम वांगचुक का। 28 जून को उन्होंने धरना स्थल पर बैठकर आमरण अनशन करने का फैसला किया और इस पूरे मुद्दे को काइंड ऑफ डू और डाई सिचुएशन बना दिया, ताकि धर्मेंद्र प्रधान पर प्रेशर बने रिज़ाइन करने के लिए। उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। एक्चुअल प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, एक्चुअल प्रॉब्लम थे पीएम मोदी। अगर वो ऑर्डर करते या एक्सेप्ट करते तो 2 मिनट में रेजिग्नेशन हो जाता, लेकिन वो अपनी स्ट्रांग लीडर वाली इमेज को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। उनका ऐसा मानना था कि अगर प्रोटेस्ट के कारण प्रेशर में रेजिग्नेशन लिया तो ये उनके 56 इंच के सीने को कमज़ोर दिखाएगा। उनका शायद ऐसा मानना है कि अगर इलेक्शंस जीत रहे हैं तो जवाबदेही देने की कोई ज़रूरत नहीं, और प्रोटेस्टर्स विरोधियों को तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सोनम वांगचुक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मोदी सरकार जवाबदेही मांगने वालों के साथ क्या करती। उनके लद्दाख प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए पुलिस की लाठी डंडे तो बहुत छोटी बात है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया और 6 महीने जेल में डाल दिया गया। और अभी वो हंगर स्ट्राइक से पहले केवल 3 महीने पहले ही जेल से छूट के आए थे। बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन ने उन्हें चाइनीज़ एजेंट, सीआईए एजेंट, देशद्रोही etc घोषित कर दिया था। ये मशीन चाहती है कि नैरेटिव हमेशा बीजेपी के फेवर में रहे, और इसके लिए वो स्ट्रांगली टारगेट करती है सामने वाले के रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए।
और यहाँ भी वो यही करने में जुट गई। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे रील्स, वीडियोस, मीम्स etc सर्कुलेट होने लगे जो दिखा रहे थे कि कैसे सोनम वांगचुक का फास्ट एक नौटंकी है। वो एक्चुअली में चोरी छुपे खा पी रहे हैं और धरना स्थल पर बैठे कॉकरोचेस भी पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का मजाक उड़ाया जाने लगा। इधर कॉकरोचेस भी सोशल मीडिया का ब्रिलियंट इस्तेमाल करना सीख रहे थे। वो भी रील्स, वीडियोज़ etc के जरिए अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने लगे थे। और ऐसा ही एक वीडियो वायरल होने लगा इस फास्ट के करीब 3 हफ्ते के बाद, जो दिखा रहा था कि सोनम वांगचुक की सिचुएशन एक्चुअली में कितनी क्रिटिकल हो गई है। इस मैसेज ने देश की सोई जनता को जगा दिया और इस प्रोटेस्ट में एक नई जान फूंक दिया। अरविंद केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडर्स, फिल्म स्टार्स, म्यूजिशियंस, जुडिशरी के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम तरह के लोग आने लगे। देश के कोने कोने से उनके सपोर्ट को लेकर आवाज़ें उठने लगी। एक तरफ उनके प्रति सपोर्ट बढ़ने लगा था, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के अगेंस्ट गुस्सा। अब मोदी सरकार के सामने चॉइस बिल्कुल क्लियर था। अगर सोनम वांगचुक मर गए तो ये गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रधान के रेजिग्नेशन लेने के बजाय, प्रोटेस्टर से बातचीत करने के बजाय उन्होंने वही किया जो करते आ रहे हैं। 18 जुलाई की रात को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए या कहें कि मजाक बनाते हुए पुलिस धरना स्थल पर गई और सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में ले लिया। प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और बढ़ा। अब सोचने की बारी अभिजीत दीपके की थी। इन लोगों ने 20 जुलाई को संसद मार्च का प्लान कर रखा था, लेकिन माहौल अब हाईली चार्ज हो चुका था। अगर ये मार्च कंटिन्यू किया तो इसमें हिंसा हो सकती है या हिंसा करवाई भी जा सकती है और उसी हिंसा का हवाला देते हुए मोदी सरकार बाय फोर्स इस प्रोटेस्ट को क्रश कर सकती है। और अगर ये मार्च कैंसिल किया तो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अभिजीत दीपके ने प्लान कंटिन्यू करने का फैसला किया और 20 जुलाई के सुबह के 9 बजे भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स संसद की ओर मार्च करने लगे। इधर मोदी सरकार ने एरिया को काइंड ऑफ सैनिक छावनी में बदल दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस लाठी, डंडे, टीयर गैस, वाटर कैनन etc के साथ तैयार थी। पुलिस पर हमले हुए, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था कि इस प्रोटेस्ट में बाहर से उपद्रवी तत्व घुस गए हैं। इधर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर जमकर लाठियां बरसाई और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा इस बेरहमी से बरसाया और आगे ये प्रोटेस्ट देश के कई शहरों में फैला। ये क्लियरली दिखने लगा कि युवाओं ने डर, डाउट या हेजिटेंसी को पीछे छोड़ दिया। अब सोचने की बारी पीएम मोदी की थी। उन्हें ये क्लियरली दिखने लगा था कि ये प्रोटेस्ट अब जन आंदोलन बन चुका है और डेंजरसली रेवोल्यूशन के करीब पहुंच रहा है। अब अगर झुके नहीं तो रेवोल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता। फिर 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की खबर आई और अभिजीत दीपके ने भी इस आंदोलन को ख़त्म करने का घोषणा किया। नाम मोदी सरकार ने एक टफ एंटी पेपर लीक बिल पास किया है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, 10 साल की सज़ा और 50 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान है। नाउ पॉइंट ये है कि इस टफ कानून का टफनेस बड़ी मछलियों पर निकलेगा या छोटी मछलियों पर। ये पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर निकलेगा या लीक्ड पेपर खरीदने वाले या इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स पर। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना।